छात्रों, स्वागत है आपके इस चैनल पर। और हम लोग क्लास 10वीं का एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जिनका बोर्ड एग्जाम में पूछने की काफ़ी संभावना है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, जिससे जो आपको मालूम पड़ जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और उनको किस तरह से आप जो है कम समय में उसको हल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा जो है 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा जो है 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा। एक सूत्र होता है एलसीएम निकालने का कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, संख्याओं का जो गुणनफल होता है 2166, तो इसमें क्या करते हैं कि इसके मौसा से भाग दे देते हैं तो लौसा निकल जाता है। लौसा निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ से अर्थात मौसा से भाग देंगे तो वह जो संख्या होगी वह निकल जाएगी। तो अगर 19 से 2166 में भाग देंगे तो 100 जो है 14 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है 2 है वह सही है। 19 से 2166 में भाग दे दीजिएगा तो उनका एलसीएम जो है निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कैसे देखिए, अगर 3 और 5 दो अभाज्य संख्याएं हैं तो 3 का गुणनखंड 1 गुणे 3 होगा और 5 का गुणनखंड 1 गुणे 5 होगा। तो जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो 3 और 5 अगर अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए 1 पर क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। और अब जानते हैं कि दो अंकों की संख्या 10 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, 99 तक जाती है। दो अंकों की जो संख्या है 10 से प्रारंभ होती है और 99 तक जाती है, लेकिन 3 से विभाजित होने वाली चाहिए। तो हम यहाँ से 12 से शुरू कर देते हैं, 12, 15 है ना, 18, इस तरह से चलता जाएगा 99 तक। ये सभी संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएंगी, लेकिन ये कितनी है, संख्या में कितनी है, इसका मान निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आप समझ लीजिए। देखिए, लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को क्या करना है, घटाना है। लास्ट वाली संख्या में से पहली संख्या को घटाना है और इनके अंतर, मतलब पहले और दूसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में जो अंतर होगा उससे भाग करना है और उसको जोड़ देना। देखिए, 99 में से 12 घटाना है, 3 से भाग देना है क्योंकि 3 ही सम को जांच करना है, और लास्ट में 1 जोड़ देना है। लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटाना है और इनके अंतर, मतलब 12, 15, 18 है ना, इन कितने का अंतर है सभी में, तो 3 का अंतर आ रहा है। 3 से भाग देंगे और लास्ट में 1 जोड़ देना है। तो 99 में से अगर 12 घटाते हैं है ना, तो कितना मिलेगा, 87 मिलेगा। ठीक है, 9 में से 2 निकल गया 7 और 9 में से 1 निकल गया 8 और 3 से भाग करना और 1 जोड़ देना है। तो 3 से भाग करिए, 3 दूना में 6 और 2 हासिल तो 27 हो गया। 3 9 27 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30। मतलब 30 संख्या है 12 और 99, मतलब दो अंकों की जो संख्या है जो 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी उसकी संख्या कितनी है, 30 है। तो इसमें जो है तीसरा आपका ऑप्शन जो क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से 5 से काट सकते हैं, 1 0 0 1। ठीक है, अब ये 1001 है, तो 1001 जो है ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 1001 से ही कटेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से 1, 5 और 1001 और 5005, ये 4 संख्याएं हैं जिनसे 5005 जो है पूरी कट जाएगी। 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा और 5005 से भी यह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 3 और 4। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, 4।
तो चौथे ऑप्शन पर हम टिक लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि ए का मान ये है, बी का मान ये, तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। देखिए लॉसा निकालना काफ़ी आसान है। इसमें करना क्या है कि जो संख्या जिसमें अधिक बार आई है उसको लिख देना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ 2 पर 4 घात और यहाँ 2 पर 3 घात है, तो 2 पर 4 घात लिख देंगे। जो संख्या दोनों में कॉमन हो वो भी लिखना है, जो नहीं कॉमन हो उनको भी लिखना है। तो इसके बाद से देखिए 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 भी लिख लीजिए। फिर देखिए 5 है, इसमें 5 इसमें भी है तो 5 भी लिख लीजिए। फिर देखिए इसमें बाकी अब कोई अंक नहीं है इसमें। 2 पर 3 घात है, 2 पर 4 घात है, तो अधिक घात वाला जो है टर्म लिया जाएगा। यहाँ 7 एक छूट रहा है, इसमें 7 नहीं है लेकिन इसमें है, तो 7 को भी लेना है। अब क्या करना है कि इनका आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 7। इन सब का आपस में हम गुणा कर देंगे तो 1680 आपका आ जाएगा। तो यही जो है 1680 इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 पर टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा। तो कोई भी 2 लगातार अगर हम संख्या ले लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो HCF, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, 6 है, 7 है, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लें तो उसका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो कोई भी 2 लगातार संख्याओं का HCF अगर पूछा जाए तो उसका सीधे आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 क्रमित सम संख्याओं का HCF क्या होता है। अगर 2 क्रमित सम संख्याएं हैं, आप जानते हैं कि सम संख्याएं किससे प्रारंभ होती हैं, 2 से प्रारंभ होती है ना। 2, 4, 6, 8, मतलब ये सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं उन्हें कहते हैं सम संख्या। तो कोई भी 2 क्रमागत सम संख्या ले लीजिए, जैसे 2 और 4 ले लिया जाए, है ना, 6 और 8 ले लिया जाए, तो इनका HCF जो होगा वह 2 होगा। 2 और 4 का HCF 2 होगा, 6 और 8 का HCF 2 होगा, है ना। तो कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याओं का अगर HCF पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय अपरिमेय है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय वही संख्या होती हैं जो करणी के अंदर होती हैं और करणी से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उन्हीं संख्याओं को अपरिमेय कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन से ही हम लोग देख लेते हैं कि करणी में 23 है, करणी में 23 है और 23 एक अभाज्य संख्या है और करणी के अंदर ही रह पाएगा, इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। करणी में 64 है तो ये 8 का वर्ग है, तो करणी यहाँ से हट जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 का वर्ग 3 होगा, 9 जो है 3 के रूप में बाहर आएगा। या 1 का वर्गमूल 1 होगा और करणी में 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो 64 उन करणी में 9 और करणी में 1 प्लस करणी में 25, ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो करणी से बाहर निकल जाएंगी, इसलिए ये संख्याएं परिमेय हो जाती हैं। लेकिन पहला जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, जो करणी में 23 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2, 10 और 20 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। 2, 10 और 20 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 2, 10 और 20, इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 10 भी कटेगा, 2 से 20 भी कटेगा, इसलिए इसका जो HCF हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 2, 10 और 20, इसमें सबसे बड़ी संख्या 20 है और यह जो 20 है 2 से भी विभाजित होगा, 10 से भी विभाजित होगा, तो इसका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 20। अब कह रहा है कि LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। तो LCM है आपका 20 और HCF आपका है 2, है ना। अब इनका अनुपात निकालना है, तो 2 एकम 2 और 2 धाम 20, तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 1 आएगा, तो 10:1 जो है इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि 65 तथा 117 का जो HCF है वह 65 m - 117 के रूप में है, तो m का मान कितना होगा। तो सबसे पहले 65 और 117 का हम HCF ज्ञात कर लेंगे और वह जो HCF होगा, है ना,
वह जो है CF होगा 65m माइनस 117 के बराबर कर देंगे और वहीं से m का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 65 और 117 का जब हम HCF ज्ञात करेंगे, है ना, HCF अगर हम ज्ञात करेंगे किसका, 65 का और 117 का जब हम HCF ज्ञात करेंगे तो 13 आएगा, है ना, और यह 13 का मान जो है इसके बराबर करना है। तो 65m माइनस 117 बराबर 13, 65m बराबर 13 में 117 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब 117 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा कितना, 130 हो जाएगा। ठीक है, 13 को 117 में जब जोड़ेंगे तो 130 होगा और यहाँ हो जाएगा 65m। तो 65 से 130 को हम 2 बार में काट देंगे। ठीक है, 65 से 130 को 2 बार में काटेंगे तो m का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 144 के अभाज्य गुणनखंड करना है और उसमें देखना है कि 2 का कितना घात आ रहा है। ठीक है, देखिए 144 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले 2 से काटते जाइए, 2 से 144 72 बार में कटेगा, 72 जो है 2 से 36 बार में कटेगा, 2 से 36 18 बार में कटेगा, 2 से जो है 18 9 बार में कटेगा और 9 जो है 3 से कटना शुरू हो जाएगा। तो 2 की घात पूछा है, तो 2 कितनी बार आ रहा है बताइए, 1 2 3 4। 2 की संख्या 4 है, इसलिए 2 पर कितना घात होगा, 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना आया है, 4 आया है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए करड़ी में 50 बटे करड़ी में 7 है। ठीक है, करड़ी में 50 बटे करड़ी में 7 है, 700 है। तो यहाँ पर देखिए करड़ी में 50 बटे करड़ी में 700, 0 0 कटेगा, करड़ी में 5 बटे 7 70 मिलेगा। ये करड़ी से बाहर नहीं आएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, करड़ी में 32 है तो 16 दूना 32 होता है, 16 जो है 4 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 4 करड़ी में 2, ये भी अपरिमेय संख्या। करड़ी में है 1 बटे 144, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो यह संख्या करड़ी से बाहर आ जाएगी, इसलिए इस संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बाकी यह जो संख्या थी 5 प्लस करड़ी में 5, ये परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का जो योग होता है ना, वो अपरिमेय हो जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वह हमेशा क्या होगा। कह रहे एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो, जैसे मान लीजिए 5 ले लीजिए, कोई अशून्य परिमेय संख्या है, और किसी अपरिमेय मतलब करड़ी वाली कोई संख्या ले लीजिए, इसका हमेशा अगर हम गुणा कर दें तो 5 करड़ी में 3, ये हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसलिए कहा जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा गया है कि ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और सी का भी मान दिया है, तो एलसीएम क्या होगा, है ना। ये जो एलसीएम निकाला गया है तो इसमें यन का मान कितना होगा, यन का मान हम निकालेंगे। इसके आधार पर एलसीएम दिया है और इसी आधार पर जो है यन का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए हम एलसीएम जब निकालते हैं तो अधिकतम घात वाला टर्म देखते हैं, जैसे 2 पर 3 घात है, यहाँ 2 पर 1 घात है, इसमें 2 नहीं है, है ना, तो 2 पर 3 घात वाला टर्म ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 पर यन घात है, 3 पर क्या है, यन घात है, लेकिन यहाँ 3 का 2 घात लिखा गया है। तो 3 का 2 घात क्यों लिखा गया है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में, है ना, 3 जो है 2 बार आया होगा, इसीलिए 3 का यहाँ 2 घात लिखा गया है। और देखिए यहाँ 5 है, 5 भी यहाँ है, इसमें नहीं है। तो एलसीएम में क्या होता है ना, सभी पदों को लिया जाता है, जो दोनों में कॉमन हो उसको भी, या जो कॉमन नहीं हो उनको भी लिया जाता है, तो 5 ले लिया जाता है। अब बताइए कि 3 पर यहाँ 2 घात एलसीएम में लिखा गया है, तो यहाँ 3 का यन घात है, 3 का 2 घात है, तो अगर इन दोनों की अगर हम तुलना कर दें तो यन का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का जो घात होगा
2 होगा यहाँ पर, लेकिन n का मान किसके बराबर हो जाएगा 3 के, क्योंकि यहाँ 3 जो है 2 बार होगा, इसीलिए जो है 3 का यहाँ 2 घात लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है, ए का मान दिया है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, बी का मान दिया है एक्स वाई क्यू, इसका एच सी एफ पूछा है, एच सी एफ। तो एच सी एफ निकालना बहुत ही आसान है। देखिए एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो एक्स का जो न्यूनतम घात होगा वो लेना है। एक्स का मान यहाँ एक घात है, यहाँ 3 घात है, तो एक्स का घात 1 ले लीजिए, 1 घात वाला। वाई का घात 2 है, तो वाई का घात इसमें भी 2 मिल जाएगा, अर्थात वाई का न्यूनतम घात वाई पर 2 घात है, तो एक्स वाई स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ में ये देखा जाता है कि अगर दोनों संख्याओं में वह संख्या मौजूद है तो उसका जो न्यूनतम घात वाला टर्म होगा वह लिखा जाएगा। जैसे x का 3 घात x लिख देंगे, इसका ये घात है तो x का न्यूनतम घात वाला टर्म ले लिया, y का 2 घात, y का 3 घात, 2 घात वाला टर्म ले लिया, तो ये जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें एलसीएम पूछा गया है। p का मान दिया है, p का मान दिया है ए बी स्क्वायर और q का मान दिया है ए क्यू बी। तो एलसीएम में होता क्या है कि अधिक घात वाला टर्म लिया जाता है, अधिक घात वाला। जैसे एक घात यहाँ 1 है और एक घात यहाँ 3 है तो अधिक घात वाला लेंगे। b का घात यहाँ 1 है, b का घात 2 है, तो b का अधिकतम घात वाला टर्म लेना है, मतलब 2 घात वाला टर्म लेना है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका एलसीएम होगा, ए क्यू और बी स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर टिक लगा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं, मतलब दोनों को सम्मिलित करना है, में से संघवीय संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। तो 1 से 10 तक की संख्या लेना है और उन सभी संख्याओं से, हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सभी संख्याओं से इसमें विभाजित होने वाली जो संख्या होगी वो न्यूनतम होगी, वो कौन होगी। देखिए इन सभी संख्याओं से 2520 भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये भी विभाजित होगा, लेकिन हमें दोनों में से न्यूनतम लेना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, तो मतलब 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से जो 504 है ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और ये न्यूनतम भी है, ये भी विभाजित होगा और ये भी विभाजित होगा, लेकिन इसमें न्यूनतम संख्या 504 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए, इसके बाद से अगला क्वेश्चन है 18। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, है ना। ये सभी संख्याएं शांत दशमलव में कब विभाजित होती हैं, जब हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आता है, 2 तथा 5। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों का जो गुणनफल आ जाए, है ना, तो वही संख्या जो है शांत दशमलव के रूप में विभाजित हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है चेक करते हैं, जैसे 30 है, 30 में 5 है, 3 भी है, 2 भी है, तो 3 नहीं होना चाहिए, है ना। 2 या तो 2 पूरा पूरा हो जाए, या पूरा पूरा 5 हो जाए, या 2 और 5 का गुणनफल हो जाए। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 625 है और 625 जो है पूरा 5 का क्या है, गुणनखंड। तो राइट ऑप्शन 3 जो हो जाएगा, लास्ट में नीचे देखिए 625 है, तो 625 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पूरा का पूरा 5 ही आएगा, इसलिए यह जो है शांत दशमलव में निरूपित की जा सकती है। तो राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए परिमेय संख्या यह जो दिया हुआ है परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार निम्न में से किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार निम्न में से किन दशमलव स्थानों के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है 14, 5, 8, 7, है ना, और 1250। 1250 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो है ना, 2 गुणे 5 पर 4 घात आता है। इसको दशमलव में जब बदलेंगे 2, 5, 8, 7, और देखिए 2 पर 4 घात बनाना है, तो 2 यहाँ पहले से 1 है, तो 2 पर 3 घात से गुणा कर देंगे तो 2 पर 4, और ऊपर भी 3 घात से गुणा कर देंगे तो 2 पर 3 घात का मतलब 8 हो जाएगा, और 8 से इसमें फिर से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो जब गुणा करेंगे, है ना, तो इस तरह का जो मान आएगा,
कितना आ जाएगा, 8 से 14,587 में जब 8 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा। 2 5 10, 10 पर 4 घात, दोनों का आपस में गुणा करना है, दोनों पर समान घात है तो 10 पर 4 घात होगा। तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, मतलब यहाँ दशमलव लगेगा। तो प्रश्न पूछा गया है कि जब इसका दशमलव प्रसार किया जाएगा तो निम्न में से किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो दशमलव के 4 अंकों के बाद, है ना, दशमलव जब यहाँ लगेगा तो 4 अंक आएगा इसके बाद से, और उसके बाद से ये भाग की क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 20 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि 3.27 पर बार जो संख्या है, 3.27 पर बार है, यह कौन सी संख्या है। तो जिन संख्याओं पर बार होता है वह परिमेय संख्या होती है। ठीक है, 3.27 और 27 पर बार है, ये कौन सी संख्या होगी, यह एक परिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से इस क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी शांत दशमलव में। तो शांत दशमलव में किन संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हर में अभाज्य गुणनखंड 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों का गुणनफल आ जाए तो उन्हीं संख्याओं को हम शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। तो पहला जो 210 है, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें जो है 2 और 5 के साथ साथ अन्य संख्या भी आएंगी, जैसे 3 आ सकता है, तो यह शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 पर 3 घात, 5 पर 7 घात, 7 पर 5 घात है, तो इसमें 2 है, 5 है, इसके अलावा 7 भी संख्या दे दिया है, तो इसको भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। ये देखिए 8/17 है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 और 17 ही होगा, तो इसको भी निरूपित नहीं कर सकते हैं। लेकिन 31 और 25 जो संख्या है, इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे तो इसमें केवल 5 आएगा। ठीक है, तो यही वह संख्या है जिससे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। इस प्रश्न का ये जो 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शांत दशमलव देखने के लिए हमें हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, और या तो 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए, उन्हीं संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। कोई भी सम पूर्णांक जो होता है, ठीक है, कोई भी सम पूर्णांक होता है तो इसमें ये सम संख्याएं अलग अलग दी गई हैं, लेकिन हमें ये जो संख्या है ये धनात्मक सम पूर्णांक होना चाहिए। जैसे यम का मान हम जो भी मान भरें उसके लिए वो सम संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि यम का मान हम 1 भरेंगे तो 2 1 का 2 मिलेगा। ठीक है, 2 भरेंगे तो 4 मिलेगा, 3 भरेंगे तो 6 मिलेगा, 4 भरेंगे तो 8 मिलेगा, 5 भरेंगे तो 10 मिलेगा। तो मतलब यम का हम कोई भी मान भरें, कोई भी मान भरें, यह संख्या एक सम संख्या देती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें यह कह रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। विषम के लिए कोई भी q का मान भरा जाए तो पूरी की पूरी संख्या विषम संख्या प्राप्त हो, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि q का कोई भी मान यहाँ पर भर कर देखिए ये पूरा का पूरा एक विषम संख्या देती है। जैसे अगर हम 0 भरेंगे तो 2 × 0 + 1, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। 1 भरेंगे तो 2 1 2 1 3 मिलेगा। 2 भरेंगे 2 2 में 4 1 5 मिलेगा। 3 भरेंगे 3 2 में 6 1 7। मतलब q का कोई भी मान यहाँ पर भरेंगे तो यह एक विषम संख्या देती है। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a = bq + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हैं, तो r का मान निम्न में से कौन सा हो सकता है। आप जानते हैं कि जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था कि अगर a से, है ना, अगर b से हमें a में भाग देना है तो यहाँ q आएगा, यहाँ r आएगा। ठीक है, शेषफल है r, तो r का जो मान होगा, है ना, 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से जिससे भाग देना है ना उससे छोटा होगा। r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और b से छोटा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 जो है राइट हो जाएगा, है ना। 0 > r > b। ठीक है, अब इस जो है इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं कि यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 95 और 152 का HCF क्या होगा। 95 और 152 का HCF क्या होगा। तो जब आप 95 और 152 का HCF ज्ञात करेंगे
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 19 होगा। ठीक है, 95 और 152 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 95 और 152 इस तरह से लिखकर जो है आप एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर हम भाग करें तो यहाँ आ जाएगा 57। ठीक है, और फिर 57 से फिर इसमें भाग देंगे 95 में। ठीक है ना, तो कितने बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम घटाएंगे तो आ जाएगा 38 और फिर 38 से 57 को भाग करेंगे। ठीक है ना, तो एक बार जाएगा ये भी, यहाँ आ जाएगा 19 और 19 से ये 38 जो है पूरा कट जाएगा, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है 25 क्वेश्चन आपको हल करा दिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसलिए आप जो है इस वीडियो को बार बार देखकर जो है इन 25 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे जो है मैं उसको फिर से जो है आपको समझाऊँगा। ठीक है, इसलिए एक बार जो है इस पूरे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में लिख कर जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।